नमस्कार दोस्तों, आयरन लेडी कही जाने वाली भारत देश की उस समय की सबसे शक्तिशाली महिला प्रधानमंत्री के बारे में एक कहानी है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम 1969 से शुरू करके 1975 तक इमरजेंसी तक एक एक चीज कवर करेंगे। आइए तो 1969 से शुरू करते हैं, जब देश के हालातों को देखते हुए इंदिरा गांधी देश के हालातों को बदलने के लिए कुछ बड़े बड़े फैसले लेने वाली थी। इसीलिए 12 जुलाई 1969 को बेंगलुरु में हुई कांग्रेस संघ की एक मीटिंग में इंदिरा गांधी पहुंचती हैं और 14 बैंकों को नेशनलाइज करने की बात कहती हैं। तो संसद सभा में बैठे कुछ महान नेता और बड़े बड़े नेता इस बात से नाराज होकर संसद सभा छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी की मंशा साफ जाहिर हो रही थी। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया था कि वो अगले हफ्ते ही इस चीज को आगे बढ़ाने का इरादा रखती हैं। इसीलिए उन्होंने 12 जुलाई 1969 की इस मीटिंग में अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी थी कि वो कुछ ऐसा करने वाले। और इन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 7 दिनों के अंदर करना इसलिए भी जरूरी हो गया था इंदिरा गांधी के लिए, क्योंकि उस समय के राष्ट्रपति बीबी गिरी चुनाव लड़ने के लिए 20 जुलाई को इस्तीफा देने वाले थे और यह बात इंदिरा गांधी को पता। इसीलिए उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद अफसरों को काम पर लगा दिया, जिसमें आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी शामिल थे। हालांकि गवर्नर को अंतिम क्षणों तक इस चीज की भनक तक नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है और 19 जुलाई 1969 को रात 8:30 बजे इंदिरा गांधी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देती हैं और इस चीज की घोषणा कर देती हैं। यह बात जंगल में आग की तरह फैलती है और इन 14 बैंकों में से बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इलाहाबाद इत्यादि बैंक शामिल थे और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इन बैंकों के नाम। नेशनलाइज हुए इन 14 बैंकों के शेयर रातों रात गिर जाते हैं और देश में शेयर मार्केट में काफी गिरावट देखने को मिलती है। इसके बाद इंदिरा गांधी ने इरादा बना लिया था कि अगर देश के हालातों को सुधारना है तो ऐसे कई और बड़े बड़े फैसले लेने होंगे, जिनमें से उनकी नजर पड़ती है पीवी पैस के ऊपर। जिनको नहीं पता उनको बता दें पीवी पैस क्या है। जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था उस समय 570 से भी ज्यादा प्रिंसली स्टेट थे और उन्हें भारत में मिलाते समय पीवी पैस देने का वादा किया गया और 2 दशकों तक पीवी पैस द्वारा एक मोटी धनराशि भारत देश इन रियासतों को देते आ रहा था। लेकिन इंदिरा गांधी को यह बात रास नहीं आती और उन्होंने पीवी पैस हटाने की बात जब संसद सभा में कही तो कई नेता इस बात से नाराज होकर संसद सभा छोड़ के चले गए। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपना इरादा बना लिया था और इंदिरा गांधी संसद सभा में 26वें संशोधन का हवाला देते हुए पीवी पैस हटाने का तर्क दिया कि यह एक अलोकतांत्रिक व्यवस्था है जो देश में समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। इसे हटाने से हमें एक आधुनिक और समाजवादी भारत की स्थापना कर सकते हैं और पीवी पैस को हटा दिया, जिससे गुस्साए रियासतों के राजा ने इंदिरा गांधी से बदला लेने के लिए चुनाव में उतरने का निर्णय लिया, जिसमें सिंधिया परिवार आज भी देश की राजनीति में शामिल है। इस समय तक कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बंट चुकी थी। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सारे पुराने दोस्त उनकी बेटी के खिलाफ हो गए थे। इंदिरा गांधी को कांग्रेस के भीतर से ही चुनौतियां दी जा रही थी। मोरारजी देसाई और कामराज जैसे नेता कांग्रेस ओ बनाकर चुनावी मैदान में उतर आए थे, लेकिन इंदिरा गांधी भी कहां हार मानने वालों में से थी। वो भी कांग्रेस आर बनाकर अपनी विधानसभा चुनावी रैली निकाल देती हैं, जहां उनका नारा था गरीबी हटाओ और विपक्षियों का नारा था इंदिरा हटाओ। लेकिन कुछ ऐसा होता है इस चुनाव में कि पूरा इतिहास रच देती हैं इंदिरा गांधी। 545 सीटों में से 352 सीटें जीतकर इंदिरा गांधी इतिहास रच देती हैं, जहां कांग्रेस ओ के खाते में सिर्फ 16 सीटें आती हैं और गरीबी हटाओ के इस नारे के साथ इंदिरा गांधी को 18 मार्च 1971 को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। इसी के साथ 13 दिनों से चल रहा भारत और पाकिस्तान युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बन के निकलता है और इसी साल 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान द्वारा ढाका में आत्मसमर्पण कर दिया जाता है, जो दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा आत्मसमर्पण माना जाता है। इसके बाद शिमला समझौता होता है, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंध बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। लेकिन यह पूर्ण समाधान नहीं था, क्योंकि कश्मीर विवाद आज भी जारी है। यही वो समय था जहां से कांग्रेस और देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का विरोध शुरू हो गया था और यह विरोध इंदिरा गांधी को अदालत तक पहुंचाने वाला था। इसी साल 1971 में जब इंदिरा गांधी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनती हैं तो विपक्ष को यह बात रास नहीं आती और इंदिरा गांधी को रास्ते से हटाने की साजिश रची जाने लगी थी। रायबरेली के इस चुनाव में इंदिरा गांधी बड़े पैमाने पर जीत हासिल करती हैं। यहीं से इंदिरा गांधी के ऊपर मशीनरी दुरुपयोग और भ्रष्टाचार जैसे आरोप लगने लगते हैं और राजनारायण, जो इंदिरा गांधी से बड़े पैमाने पर हारे थे, वही राजनारायण अपनी हार का बदला लेने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर देते हैं। यह याचिका साल 1971 में लगाई जाती है
अब यहाँ से खेल शुरू हो जाता है कि देश में अब कुछ बड़ा होने वाला था। पर इंदिरा गांधी देश हित के लिए कार्य करने में व्यस्त हो जाती हैं और हरित क्रांति जैसे आंदोलन चला देती हैं। विद्रोह इतनी तेजी से फैलता है कि उसने आंदोलन का रूप ले लिया था। जनवरी 1974 में गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन शुरू हो जाता है और अहमदाबाद में एक इंजीनियर कॉलेज में हॉस्टल की बढ़ती कीमतों को लेकर छात्र इकट्ठे हो जाते हैं और सरकार के खिलाफ आंदोलन निकाल देते हैं। जहां मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल की सरकार थी और उनकी कांग्रेस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार जैसे आरोप सामने निकल के आते हैं, जो इस आंदोलन को काफी हवा देते हैं। आंदोलन इतना तेजी से फैलता है कि सरकारी बसों और सरकारी कार्यालयों में आग लगा दी जाती है। यह आंदोलन दंगे के रूप में बदल जाता है। पर जो प्रधानमंत्री चीन और अमेरिका जैसे देशों के सामने नहीं झुकी, आज उसके सामने उन्हीं के देश के युवा एक चुनौती बन के खड़े थे। पर इंदिरा गांधी कहां डरने वाली थी। वो 1000 से भी अधिक आंदोलनकारियों को जेल में डलवा देती हैं, लेकिन यह आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा था और चिमनभाई पटेल के इस्तीफे की मांग कर रहा था। अब साल 1975 12 जून इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ लगी 1971 की याचिका की सुनवाई होनी थी, जहां रायबरेली चुनाव में इंदिरा गांधी के खिलाफ मशीनरी दुरुपयोग और 21 कई अन्य मामले दर्ज थे। जहां राजनारायण के वकील शांति भूषण ने तय दिया कि इंदिरा के अभियान में सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया गया था, जिनमें उनके सहयोगी यशपाल कपूर भी शामिल थे, जिन्होंने चुनाव प्रचार से पहले राष्ट्रपति का अधिकारों के पद से इस्तीफा नहीं दिया था। जस्टिस सिन्हा, जिन्होंने अदालत में इंदिरा गांधी के आने पर सबको खड़े होने से मना कर दिया था, सिन्हा द्वारा दोनों ओर की दलीलें सुनने के बाद अब वक्त था जब उनका फैसला आना था। इंदिरा गांधी को दोषी बताते हुए जस्टिस सिन्हा ने उन्हें अपने पद से हट जाने का आदेश दे दिया था और 6 साल तक के लिए विधानसभा चुनावों से बैन कर दिया था। लेकिन इंदिरा गांधी इस फैसले को मानने से मना कर देती हैं। लेकिन यह खबर जंगल में आग की तरह फैलती है, जहां पटना में बैठे जेपी इसे न्याय की जीत बताते हुए इंदिरा गांधी के इस्तीफा की मांग करते हैं। इसके बाद देश में जगह जगह आंदोलन शुरू हो जाते हैं और जगह जगह दंगे होने लगते हैं और हर जगह से यही आवाज आ रही थी कि इंदिरा गांधी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। और अपनी सत्ता और पद बचाने के लिए इंदिरा गांधी देश में अशांति और बाहरी खतरे का हवाला देते हुए राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा 25 जून 1975 को आपातकालीन की घोषणा कर देती हैं। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है। मुझे विश्वास है कि आंतरिक स्थिति में तेजी से सुधार होगा, जिससे हम जल्द से जल्द इस घोषणा को समाप्त कर सकेंगे। अपनी सत्ता की लालसा में इंदिरा गांधी पूरी पावर अपने हाथ में लेना चाहती थीं और अपना पद बचाना चाहती थीं। आपातकाल लगने से पहले देश की लाइट काट दी जाती है और समाचार पत्रिकाओं पर सेंसर लगा दिया जाता है और इंदिरा गांधी आपातकाल की घोषणा रेडियो पर करती हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं और सरकार बिना किसी प्रक्रिया के लोगों को जेल में डाल सकती थी। इमरजेंसी लगने से अब जो विपक्षी नेता इंदिरा गांधी के खिलाफ बोल रहे थे, उनकी गिरफ्तारी होना चालू हो जाती है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और जयप्रकाश नारायण जैसे कई नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है। 21 महीनों तक चला आपातकालीन, जो देश की दिशा को बदल के रख देने वाला था। हर चीज समय पर होने लगी थी, ट्रेनें टाइम पर आ रही थी, लोग टाइम पर काम पर जा रहे थे और गुंडों की गिरफ्तारी की जा रही थी। इमरजेंसी के दौरान देश में शांति का माहौल बन चुका था।